नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी के निवेश का भी फैसला किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण का प्रचार तेज। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। विजयी भाषण में कहा, दुनिया भर में युद्ध समाप्त करने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के प्रमुख नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और फ्रांस के मेट्ज में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली तथा पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैब्राल की जोड़ी मोज़ेल ओपन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब कुछ भी गिरवी रखे बिना ऋण ले सकेंगे। हर एक छात्र जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है तो वो वंचित न रहे, इस उद्देश्य के साथ पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। इस योजना के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 3,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम विद्या लक्ष्मी को कैबिनेट की मंजूरी से उच्च शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी और देश के युवा अपने सपने साकार कर सकेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि ये योजना सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय बाधाएं छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें। श्री प्रधान ने यह भी कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 21वीं सदी के उच्च शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी के निवेश को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज फैसला लिया गया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेंथन किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में फूड प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और एमएसपी भी कई गुने बढ़ी है। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच चुनावी प्रचार तेज हो गया है। भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है तो इंडिया अलायंस के नेता उसके खिलाफ मर्यादा विहीन बयान देते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी 33% का आरक्षण का बिल पारित करके महिलाओं को देश की राजनीति में और बुलंद कर रहे हैं और दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता महिला जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं। ये देश की जनता न सिर्फ देख रही है बल्कि वोटर भी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बीच आरोपों का खंडन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की गई हैं। चुनाव में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक हो रही है तो हमने कहा इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और इसी के लिए हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया है और आज उसके तहत कई महीनों से हर महिला के खाता में 1,000 रुपए जा रहा है। राजद, आजसू और भाकपा माले के नेताओं ने भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में सभाओं को संबोधित किया। माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में इस महीने की 13 और 20 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। उधर महाराष्ट्र में 20 नवंबर से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। एक रिपोर्ट।
राहुल गांधी ने नागपुर में एक रैली को संबोधित किया जहां उन्होंने जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया। मुंबई में अपनी दूसरी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कांग्रेस तथा महाविकास आघाड़ी की ओर से 5 मुख्य वादे किए। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में विभिन्न रैलियों को संबोधित कर राष्ट्रवाद और सुशासन को ध्यान में रखने का आग्रह किया। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन ने किसानों को आर्थिक राहत, युवाओं को रोजगार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समृद्ध महाराष्ट्र बनाने के लिए 10 सूत्री एजेंडा जारी किया है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की हमारी श्रृंखला में आज बात करते हैं महाराष्ट्र के लातूर शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। नई विधानसभा चुनने के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। इस चुनाव में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू भाजपा उम्मीदवार अर्चना पाटिल चाकूरकर से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी ने विनोद खटके को मैदान में उतारा है। निर्वाचन क्षेत्र के 3,33,000 मतदाता 23 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। स्थानीय मुद्दों ने चुनावी जोर पकड़ा है। इसमें लातूर शहर समेत जिले में पीने के पानी की समस्या, क्षेत्र में बेरोजगारी, गन्ने के लिए उचित मूल्य और जिले की प्रमुख फसल सोयाबीन के लिए गारंटीकृत मूल्य भी प्रमुख मुद्दों में है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी, छत्रपति संभाजीनगर। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। उन्होंने 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 वोटों की आवश्यकता होती है। श्री ट्रंप के विस्कॉन्सिन प्रांत जीतने के साथ इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करने के बाद रिपब्लिकन पार्टी में जश्न शुरू हो गया है। श्री ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। श्री ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद दक्षिण फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने विजय भाषण में दुनिया भर में युद्ध समाप्त करने के लिए काम करने के अपने प्रमुख नीतिगत निर्णय का संकेत दिया। We want to have borders, we want to have security, we want to have things be good, safe, we want great education, we want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war, I'm not going to start a war, I'm going to stop wars. विश्व के प्रमुख नेताओं ने श्री ट्रंप को एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने श्री ट्रंप को बधाई देते हुए उनकी जीत को इतिहास की सबसे बड़ी वापसी बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए श्री ट्रंप को बधाई दी। इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी और नाटो महासचिव मार्क रुटे ने भी उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर श्री ट्रंप को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने में सहयोग के लिए उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों की जनता के हित में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का तीसरा चरण आरंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है। 90 वर्ष की आयु से अधिक लगभग 31,000 हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं और 15,000 या 10,000 हैं जो 100 वर्ष से ऊपर हैं और उनके लिए तो ये सुखद समाचार ये भी है कि उनको पूरा वेतन मिलता है पेंशन के तौर पर। ये अभियान केवल पेंशन पहुंचाने तक सीमित नहीं है कि बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं, जीवन के बहुत सारे विषयों से ये जुड़ा हुआ है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण को 2014 में शुरू किया गया था और 2021 में इसमें चेहरे की पहचान तकनीक को लागू किया गया था। एक रिपोर्ट।
पहला डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान 2022 में 37 शहरों में लागू किया गया था। दूसरा अभियान पिछले साल 100 शहरों में 597 स्थानों पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष 1100 से अधिक नोडल अधिकारियों के साथ 800 शहरों में 1900 डीएलसी शिविर आयोजित किए जाएंगे। 785 शहरों और कस्बों में आयोजित होने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शिविरों में 1.8 लाख ग्रामीण डाक सेवक सेवाएं प्रदान करेंगे। पेंशन वितरित करने वाले बैंक 157 शहरों में डीएलसी शिविर आयोजित करेंगे। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए वैकल्पिक गैर डिजिटल तरीके उपलब्ध रहेंगे। पेंशन भोगी अभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र पारंपरिक तरीकों से पेंशन कार्यालयों या डाकघरों में जमा कर सकते हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नवा रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के हितों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आज के पावन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद के प्रति हम सदैव समर्पित रहेंगे। हर पल हमें बोध होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। हमें इस पर गौरव है। इसको आंच नहीं आने देंगे। बिहार में छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना की रस्म निभाई गई। खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का उपवास शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट। खरना के बाद अब श्रद्धालु कल होने वाले पहले अर्घ की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके बाद 8 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाएगा। महिला छठव्रती प्रसाद, ठेकुआ, खजूरिया की तैयारी में जुट गई हैं। सामूहिक रूप से गाए जाने वाले पारंपरिक छठ के पवित्र गीतों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 6 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कब्राल की जोड़ी फ्रांस के मेत्ज में चल रहे मोजल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ऋत्विक और कब्राल की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त मैक्सिको के सैंटियागो गोंजालेज और मेजबान फ्रांस के एडोर रोजर वॉसलिन को 7-6, 6-4 से हराया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जल उत्सव अभियान पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नागालैंड के 20 आकांक्षी जिलों में से एक किफिर में जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 15 दिन तक चलने वाले जल उत्सव का उद्घाटन किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय देश में बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 मना रहा है। इस वर्ष इसका विषय है देखरेख और पालन पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी के निवेश का भी फैसला किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण का प्रचार तेज। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। विजयी भाषण में कहा, दुनिया भर में युद्ध समाप्त करने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के प्रमुख नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। और फ्रांस के मेत्ज में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली तथा पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कब्राल की जोड़ी मोजुल ओपन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।